हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में करंट, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्युत धारा का यूज आज हमारे लाइफ में हर सेक्टर में, हम अपने घरों में फैन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं। इसके लिए हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, यानी कि बिना विद्युत ऊर्जा के हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसा कि आपको मालूम है, ठंड के सीजन में अगर हमें हीटर चलानी है तो हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि विद्युत धारा का प्रयोग हम अपने लाइफ में हर सेक्टर में करते हैं। तो ये विद्युत धारा क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक से एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक चालक लेते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। हम इसके दोनों एंड को एक सेल से जोड़ देते हैं। ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इस चालक के दोनों सिरों को हम भी विभवांतर वाले बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होने लगता है, लेकिन धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ये आवेश का प्रवाह है। चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, करंट का फ्लो हाई टू लो पोटेंशियल। इसके बाद यहाँ पर हमने एक स्विच को कनेक्ट करके रखा है, जिसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि सर्किट अगर क्लोज रहेगा तो करंट का फ्लो होगा, सर्किट अगर ओपन रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट मीन्स कि सर्किट टूटा हुआ है, क्लोज सर्किट मीन्स कि यह इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट है। तो करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब सर्किट क्लोज रहेगा, ओपन सर्किट से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। अब ये देखिए, हमने यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमने लिया, इस एरिया से फ्लो होने वाले चार्ज को हमने काउंट किया, कितना चार्ज इससे जा रहा है। हमने टाइम देखा, हम ये देखते हैं कि टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो यूनिट टाइम में इससे कितना चार्ज क्रॉस करेगा, तो क्यू बाई टी, और यही क्यू बाई टी आई के बराबर होगा, यानी कि क्यू बाई टी दैट इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ से कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी। इसका मतलब कि विद्युत धारा को मेजर करना है तो हमें आवेश मालूम होना चाहिए और समय मालूम होना चाहिए, तो इसके द्वारा हम विद्युत धारा को मेजर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको विद्युत धारा दिया हुआ रहे, समय दिया हुआ रहे, तो आवेश का परिमाण आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 फिजिकल क्वांटिटी में से कोई 2 आपको दिया हुआ रहेगा, तीसरा का कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से क्या क्या देखा कि सर्किट क्लोज है तो चार्ज का फ्लो होगा, सर्किट अगर टूटा हुआ रहेगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। इसको हम दूसरे तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। माना कि किसी चालक
के अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित हो रही है, तो एकांक समय में q बटा t आवेश प्रवाहित होगा, और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश q बटा t यही हमारा विद्युत धारा कहलाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमको जानना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अब यहां से देखिए, अगर हमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालना है तो हम यहां से लिखते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओके, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालना है तो I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो आप यहां से लिखिए Q बाई टी। तो यहां से I का एसआई यूनिट चाहिए, I का एसआई यूनिट इज इक्वल टू Q आवेश का एसआई यूनिट बटा में T का एसआई यूनिट। आवेश का एसआई यूनिट कूलम और T का एसआई यूनिट सेकेंड, यानी कि कूलम बटा सेकेंड। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह कूलम बटा सेकेंड होता है, लेकिन कूलम बटा सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, यानी कि कूलम बटा सेकेंड किसके बराबर होगा, एम्पियर के बराबर होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालने के लिए इसके जगह पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको एसआई मात्रक निकालना है तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए। यहाँ से आप देखिए I बराबर हमने क्या ड्राइव किया था, Q बाई टी। इसी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ लिखा I बराबर Q बाई टी। अब ये देखिए I किस पर डिपेंड करता है, तो I डिपेंड करता है Q पर, I डिपेंड करता है T पर। Q का एसआई मात्रक कूलम, T का एसआई मात्रक सेकेंड, यानी कि I का एसआई मात्रक कूलम बटा सेकेंड होता है, और यह कूलम बटा सेकेंड जो है वह एम्पियर के बराबर होता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखना चाहते हैं कि 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास एक चालक तार है, हम कह रहे हैं कि इससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, इसका क्या अर्थ है। तो देखते हैं, एम्पियर किसके बराबर, कूलम बटा सेकेंड के बराबर। इसको आप यहाँ से लिख लीजिए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम फैक्टर 1 सेकेंड, इसको 1 ही रखना है, इसको यूनिट ही रखना है। चेंज ऊपर वाला को करना है, ऊपर वाला को देखना है कि कितना चेंज हो रहा है। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो हम कहेंगे कि प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण 1 एम्पियर है। यदि 1 सेकेंड में 5 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो हम ये कहेंगे कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कहने का अर्थ कि 1 सेकेंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से जितनी धारा प्रवाहित होगी उसको हम उतनी एम्पियर की धारा कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास यह एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया A से 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना, 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट कितना एम्पियर होगा, 10 एम्पियर होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। ओके, अब ये देखिए विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। हम 9th क्लास में पढ़े थे, राशि 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि, अदिश राशि। जिस राशि के पास दिशा परिमाण है उसको सदिश कहेंगे, जिसके पास केवल परिमाण है दिशा नहीं है उसको अदिश कहेंगे। 11th क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर याद कीजिए कि हमने इस डिफिनीशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे, अच्छे तरीका से हम लोगों ने स्टडी किया था। सदिश किसे कहेंगे, तो वैसी भौतिक राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो और वह त्रिभुज योग के नियम को पालन करता है उसको सदिश राशि कहते हैं। विद्युत धारा यह एक ऐसी राशि है जिसके पास दिशा भी है, जिसके पास परिमाण भी है, लेकिन यह त्रिभुज योग के नियम को पालन नहीं करता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद किसी चालक से धारा प्रवाहित कब होगी। हमारे पास एक चालक तार है, हम कहते हैं कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित करानी है, तो इससे विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी। तो सबसे पहला आप एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। अगर
एक चालक तार है, जैसे हमारे पास यह एक चालक तार है, हम कहते हैं कि इसे करंट हमको चाहिए, ठीक है। तो आप इसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए, यानी कि इसके दोनों सिरों से एक सेल या बैटरी को कनेक्ट कीजिए और रास्ते में हमने एक स्विच को लगा दिया। आप ध्यान से देखो, अभी ये स्विच जो है वह टूटा हुआ है, स्विच जो है अभी ऑफ है, ओपन है, ओपन सर्किट है, ठीक है। तो ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल है, लेकिन यहाँ से देखिए ये सर्किट अभी ओपन है, ओपन सर्किट है। तो क्या इससे धारा प्रवाहित हो सकती है? धारा का प्रवाह होना, कहने का अर्थ कि क्या इससे आवेश का प्रवाह संभव है? आंसर नो, क्योंकि टूटे हुए सर्किट से कभी भी धारा का प्रवाह संभव नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको साइकिल चलानी है, आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, तो जो चेन होता है उस चेन का एक लिंक भी टूट जाए तो क्या आप साइकिल को ड्राइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर मान के चलिए कि आपको वाटर टैंक, पानी स्टोरेज है, पानी का स्टोर है, वहां पर आपको वो 5th फ्लोर पर है और आपको वाटर चाहिए ग्राउंड फ्लोर पर। अब वहां से पानी को नीचे आने के लिए रास्ते में पाइप चाहिए। सपोज दैट कि पाइप को मैंने रास्ते में ही कट कर दिया, तो क्या आपको ग्राउंड फ्लोर पर पानी मिल सकती है? नहीं। अब यहां से देखिए ये ओपन सर्किट है, तो इससे चार्ज का फ्लो होना संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे, तो सर्किट को हमने क्या किया, ओपन की जगह मैंने क्या कर दिया, क्लोज। तो जैसे ही क्लोज सर्किट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि चार्ज का फ्लो जो होगा वह लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चार्ज, ठीक है। आप यहां से देखिए ये चार्ज का जो फ्लो होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज का फ्लो किधर होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लेकिन करंट का फ्लो बताइए, ठीक है। तो करंट का जो फ्लो होता है वह चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि यह हो जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ओके। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, हम चार्ज लिखे हैं, हमारे नेचर में तो 3 तरह के चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन से चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही समझाया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है। मींस कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन जो कि चार्जलेस पार्टिकल है। अब यहां से देखिए, हम क्या प्रोटॉन को फ्लो करा सकते हैं? आंसर नो। प्रोटॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना के आसपास वह भारी है, इसीलिए उतने भारी पार्टिकल को मूव कराना संभव नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, इसीलिए उसको मूव कराना संभव है। और कंडक्टर के पास एक खासियत है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस पदार्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है, वह आवेश को आसानी से प्रवाहित होने दे सकता है, लेकिन जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उससे धारा का प्रवाह संभव नहीं है, उससे आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ही जरूरी है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस सब्सटेंस के पास होता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर, ओके। देखिए, तो यहां से आप समझ लीजिए, चार्ज का फ्लो होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल और करंट का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। और चार्ज, कौन सा चार्ज फ्लो होगा? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? तो लो टू हाई, और चार्ज का फ्लो होगा हाई टू लो, ओके। तो हमने यहां से ये देखा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित करना जरूरी है। सर्किट विद्युत परिपथ बंद होना चाहिए, खुले परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। विद्युत धारा को हम मेजर कैसे करेंगे? विद्युत धारा को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, I = Q/T। इससे विद्युत धारा को मेजर किया जा सकता है। विद्युत धारा का SI मात्रा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो I = Q/T, है ना। ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, तो यहाँ से विद्युत धारा का SI मात्रा कूलम/सेकंड होता है, जिससे एम्पियर, है ना। और 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, अब हम लोगों को पढ़ना है ओम का नियम।
आप याद कीजिए, आपने 10th क्लास में ओम का नियम स्टडी किया था। 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, ओम का नियम। देखिए बच्चों, ओम का नियम, ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करके दुनिया को दिखाया। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि अगर हमारे पास यह एक चालक तार है जिसकी कुछ लंबाई है, जिसका कुछ अनुप्रस्थ काट है, तो यदि इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात इसका टेम्परेचर में कोई परिवर्तन न हो, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसकी मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो परिमाण होता है वह उसके दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है ना। आप यहाँ से देखिए, अगर हमने यहाँ पर इसके दोनों सिरा पर अगर हमने भी विभवांतर आरोपित कर दिया और इससे आई करंट फ्लो हो रही है, तो ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है इस चालक से वह समानुपाती है इसके दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर के, यानी कि V समानुपाती I गिवन बाय ओम। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। फिर से समझिए इसको, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसके दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है। देखिए, हमने यहाँ पर एक चालक लिया है, कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर के दोनों एंड को हमने V पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है। ठीक है, हमने इस सर्किट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस V को डबल कर दें तो I भी डबल हो जाता है, यानी कि 2 वोल्ट कर देंगे तो 2I हो जाएगा, अगर यहाँ 3V कर देंगे तो यहाँ 3I हो जाएगा। इट मीन्स कि इस चालक से फ्लो होने वाला करंट वो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है V के। अब इस एक्सप्रेशन को जरा हम आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि V इज इक्वल टू R इंटू I। तो यहाँ से R क्या है, तो R एक नियतांक है। R क्या है, R एक नियतांक है जिसे इस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि here R is a constant and it is called resistance of the conductor। V बराबर आर आई, हेयर आर इज ए कांस्टेंट, यहाँ आर जो है वह एक नियतांक है और यह चालक का क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये समझना है कि सर इस एक्सप्रेशन में एक नया टर्म आया है प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, उसके बाद इसको दूसरे तरीका से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा की प्रबलता को निर्धारित करता है कि विद्युत धारा कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा। तो आप यहाँ देखिए प्रतिरोध का एक्सप्रेशन कैसे, अगर हमें किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप ओम का नियम देखिए, जो ओम का नियम जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, तो एज वी नो
V इज इक्वल टू I इंटू आर, हेयर I इसके V के बटा में आ जाएगा तो V बटा I, है ना। यानी कि यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बटा I, यानी कि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें V कैलकुलेट करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए I भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको R कैलकुलेट करना है तो V और I दोनों मालूम होना चाहिए, यानी कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर आपको मालूम होनी चाहिए, I मालूम होनी चाहिए, आप R को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट टारगेट है R का एसआई मात्रक, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर R। आप सबसे पहले R के लिए एक्सप्रेशन लिखिए, V बटा I हो जाएगा, है ना। अब यहां से R का एसआई मात्रक आपको चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक लीजिए, उसके बाद आप I का एसआई मात्रक लीजिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, देयरफॉर ये हो जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर बराबर होता है ओम के, है ना, ओम। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, है ना, यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम। ओके, क्लियर है। अब ये देखिए, तो ओम होता है एसआई मात्रक किसका, रेजिस्टेंस का। जिस तरह से मैंने 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो हमने 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया। अब हम यहाँ पर ओम कर रहे हैं, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो 1 ओम प्रतिरोध, हमारे पास एक चालक है, मान लीजिए कि यह चालक है, इस चालक का 1 ओम प्रतिरोध कैसे डिफाइन होगा, है ना। तो 1 ओम प्रतिरोध को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक चालक तार है, हमने इस चालक के दोनों सिरों को 1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम ये देखें कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है। हमने रास्ते में अमीटर को कनेक्ट कर दिया। अमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट से प्रवाहित होने वाली धारा को मेजर करता है, मापता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, कितने वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से। तो किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक का प्रतिरोध कितना ओम कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। चलिए, हमने ये देखा कि इस चालक के दोनों सिरों पर हमने 5 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया, तब जाके 1 एम्पियर करंट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट लाने के लिए आपको कितना वोल्ट अप्लाई करना पड़ा, 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस चालक का प्रतिरोध 5 ओम है ना, यानी कि आपने 5 वोल्ट जब अप्लाई किया तब जाके करंट आपको कितना मिला, 1 एम्पियर। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको करंट कितना चाहिए, 1 एम्पियर, आपने कितना वोल्ट लगाया, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट लगाने से आपको 1 एम्पियर का करंट मिला। तो बताइए V बटा A किसके बराबर, ओम के बराबर। लेकिन यहाँ पर कितना एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट, कितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से मिला, 5 वोल्ट। इसका मतलब कि उस चालक का रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 ओम होगा। आपने यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो कराया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट अप्लाई किया, तब जाके आपको 1 एम्पियर का करंट मिला। इसका मतलब कितना ओम, 10 ओम। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए, ओम के नियम से हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
ठीक है, अभी जस्ट मैंने यहाँ से देखा था कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो यहाँ R बराबर V बटा I। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, V I ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 देखिए 1, अगर हम यहाँ पर V का मान रखते हैं तो I का मान भी 1, यानी कि 1 वोल्ट तो 1 एम्पियर, तो ये ऐसा यहाँ पर क्या मिलेगा 2 वोल्ट करते हैं तो ये हमको मिलता है 2 एम्पियर। ठीक है, अगर हम यहाँ से 3 वोल्ट रखें तो 3 एम्पियर। अब ये सारे पॉइंट को आप ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि V और I ये दोनों का जो रेशियो है वह एक कांस्टेंट है, V बटा I इज इक्वल टू R, और R कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि V को अगर इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा, V को अगर डिक्रीज करेंगे तो I भी डिक्रीज होगा। इट मींस कि दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो V और I का ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो यह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये किसको बताता है, I को बताता है, यहाँ से यहाँ तक ये है तो ये किसको बताता है, V को, और ये क्या है आपका थीटा है ना। तो इसका मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू V बटा I, और V बटा I किसके बराबर, R के बराबर। देयरफॉर tan थीटा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू R। ठीक है, तो आप किसी कोई भी अगर VI ग्राफ दिया हुआ रहे तो VI ग्राफ से आप उसका टेंजेंट निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए, और जो स्लोप है वही उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि स्लोप जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में होता है, जैसे अगर यहाँ से V वर्सेस I ग्राफ अगर हमको दे दिया जाए, सपोज दैट कि हमारे पास दो सब्सटेंस है A और B। ओके, A और B दो सब्सटेंस है, और कहा जाएगा कि इसमें किसका रेजिस्टेंस कम है और किसका ज्यादा है, बताइए। वेरी इजी, R किसके बराबर, tan थीटा दैट इज स्लोप। स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, स्लोप जिसका कम होगा रेजिस्टेंस उसका कम होगा। तो यहाँ से अगर हम B का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहे और A का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। ठीक है, तो ग्राफिकल तरीका से भी आप इसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ओम साहब ने ये कहा कि हमारे नेचर में दो तरह के सब्सटेंस हैं। एक सब्सटेंस ऐसे हैं कि अगर हम V को 2 करते हैं तो I भी 2 हो जाता है, V को हाफ करते हैं तो I भी हाफ हो जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। इस आधार पर चालक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है ओमीय चालक और दूसरा होता है अओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, बहुत आसान है समझना इसको कि वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो करेगा ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेगा नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। इसको फिर से समझ लेते हैं। ओमीय चालक वैसा चालक जो ओम के नियम को पालन करता है, वैसा चालक जो ओम के नियम को पालन करता है ओमीय चालक कहलाता है। वैसा चालक जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है वह अओमीय चालक कहलाता है। तो आप यहाँ से दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ओमीय चालक रहे और अओमीय चालक रहे तो ये दोनों में दो मेजर डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए। पहला देखिए, ओमीय चालक और एक है अओमीय चालक, यानी कि ओमिक कंडक्टर और एक है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, पहला डिफरेंस दोनों में क्या है ना, तो यह ओम के नियम को पालन करता है, फॉलो ओम्स लॉ,
और ये हो जाएगा डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, यह ओम के नियम को पालन करता है और यह ओम के नियम को पालन नहीं करता है। तो आप समझ रहे हैं कि वह चालक जो ओम के नियम को पालन करेगा उसके लिए जो ग्राफ होगा है ना, वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओमीय चालक के लिए है ना, ग्राफ जो होगा वी आई ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वी आई ग्राफ जो होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए अगर हम वी आई ग्राफ अगर हम खींचे तो वी आई ग्राफ जो होगा वह कर्व्ड लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा, कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो आप यहाँ से ओमीय चालक और अओमीय चालक को आसानी से बता सकते हैं कि वह चालक जो ओम के नियम को पालन करता है ओमीय चालक कहलाता है, और वह चालक जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है अओमीय चालक कहलाता है। ओमीय चालक के लिए वी आई ग्राफ एक सीधी रेखा होती है और अओमीय चालक के लिए वी आई ग्राफ एक कर्व लाइन होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने देखा विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, उस एसआई मात्रक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है ना, ओमीय चालक क्या होता है और ओमीय चालक क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सारे स्टूडेंट को ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और हम सभी स्टूडेंट्स को खासकर रस स्टूडेंट के जो रस इंस्टीट्यूशन के जो भी स्टूडेंट है मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना नोट्स अपने सामने रखें, उसके बाद इस वीडियो को देखते रहें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास नोट्स नहीं है आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, समझने के बाद आपके पास जो भी बुक है उस बुक को आप थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाद बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।